हेलो एवरीवन। तो आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो आप देख रहे हैं चैनल सब्जेक्ट टीचिंग। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको सभी वीडियोस टाइम पर मिल सकें। तो हम चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो चैप्टर 4 है ये, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में किया था वस्तुओं के समूह बनाना। ये इस तरीके से वस्तुओं के समूह बनाना, ये हमारा लास्ट चैप्टर था। तो इसमें हम इतना कर चुके हैं। हम आज कर रहे हैं कठोरता। तो कठोरता में क्या है आपका, जब आप विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ तो दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, तो धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमीनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप क्या कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित या अथवा खरोंचा जा सकता हो उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं। तो कोमल पदार्थ क्या होते हैं? जिनको आसानी से खरोंचा जा सकता है उनको हम कोमल पदार्थ कहते हैं, जबकि अन्य पदार्थ इन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रुई अथवा स्पंज कोमल होते हैं, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धूती, ये कठोरता, रुक्ष मतलब खुरदरा अथवा चिकना होता है। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हों? ठीक है, तो विलेय तथा अविलेय, विलेय अथवा अविलेय। तो इसमें क्रियाकलाप 4 में आप इसके बारे में बताया गया है। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक, पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए। ठीक है, तो हमने ये आपको एकत्रित कर लिए, जैसे चीनी, नमक, चाक, पाउडर और बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने हमने एकत्रित कर लिए किसी उसमें। तो फिर किसी पात्र में कांच के 5 ग्लास लीजिए। ठीक है, प्रत्येक ग्लास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। ठीक है, तो इसमें 2/3 में हमने जल भर लिया है। ठीक है, मान लो ये 3 हिस्से हैं, 1 2 3। तो 1 2 3 तो 2/3 मतलब इसके 3 वाले में इतने बीच में हमने जल भर लिया है। ठीक है, तो हमने इसमें जल भरिए। तो गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से विलोडित कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। चित्र 4.4 आपको 4.4 दे रखा है, क्या लुप्त होता है और क्या नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, अब देखिए आप इसमें विभिन्न इसमें 4.3 में विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। जैसे कि पदार्थ दे रखा है आपका नमक, जल में लुप्त हो जाता है, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। चीनी भी लुप्त हो जाती है, बालू आपका लुप्त नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी लुप्त नहीं होती हैं, कुछ लुप्त हो जाती हैं। आगे क्या दे रखा है आपका, आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं, अर्थात घुल गए हैं, विलीन हो गए हैं। और हम यह कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं। ये पदार्थ जल में विलेय हैं। जल में विलेय कौन से होते हैं? जो पूरी तरीके से घुल जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ अविलेय हैं। जैसे कि आपका उसमें रेत दिखाया गया था, रेत क्या है आपका, ये अविलेय है, ये नहीं घुलता है ये। ठीक है, तो चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर में के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? तो क्रियाकलाप 5 क्या कह रहा है आपका, सिरका, नींबू का रस। ठीक है, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें कुछ चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोडित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ में मिश्रित हो जाता है। तो चित्र 4.5 में जितने अधिक इसमें यह दे रखा है, कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं, जबकि बी कुछ नहीं होते। इस वाले पॉइंट में इसमें नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि
अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.4 में लिखिए। ठीक है, हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ये ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। ठीक है, जैसे पानी है, पानी के ऊपर आप ऑयल डाल दोगे तो क्या करोगे, ऑयल पानी में थोड़ी ना घुल पाएगा, वो क्या करेगा, एक पृथक एक वो बना परत बना लेता है ऑयल, मतलब ऊपर ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब इसमें 4.4 में क्या कह रहा है, 4.4 में है कुछ सामान्य द्रवों की जल में विलेयता। जैसे कि द्रव हो गया आपका सिरका, भली भांति मिश्रित होता है, मिश्रित नहीं होता है, तो भली भांति मिश्रित होता है, सिरका आपका जल में मिश्रित हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। ठीक है, कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता मतलब जीवित रहने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि जल में ऑक्सीजन जो होती है वो जल में घुलनशील होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो फिश और ये जो जितने भी जीव जंतु होते हैं इनको भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सांस लेने के लिए। अगर जल में ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो कैसे सांस ले पाएंगे। अगर मान लो कोई जल है और उसमें हमने मिट्टी का तेल डाल दिया तो वो नीचे तो उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और वो सारे जीव जंतु मर जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि जल में भी आपके ऑक्सीजन होती है, इसी वजह से वो सांस ले पाते हैं। ठीक है, तो जल में ये आपकी घुलनशील है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे थे। ठीक है, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है कि हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं कि जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। चित्र 4.6 जल में डूबती तथा तैरती वस्तुएं। ठीक है, इसमें कुछ डाल रखी हैं चीज़ें कि जो ठोस हैं वैसी हैं, वो तो इसके अंदर बैठ गई हैं, जैसे कि लोहे की चीज़ें हो गई वो सब इसमें बैठ जाती हैं, और जो चीज़ें हैं बाद बाकी का वो सभी इसमें तैर रही हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या 4.6 किसी भी तालाब के पृष्ठ पर गिरी सूखी पत्तियां, यह वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं शहद की वह बूंदें जो जिन्हें आप गिलास के जल में गिराते हैं, और इसका क्या होता है। बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे। पारदर्शिता में क्या दिखाया गया है। पारदर्शिता में क्या है कि आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। अन्य स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दे। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना। क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया। स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। ठीक है, उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जैसे जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, जिनमें से हम क्लियर देख सकते हैं उनको हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कांच हो गया, जल, वायु, ये सब क्या है, पारदर्शी चीज़ें हैं। कुछ प्लास्टिक पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं, जैसे दुकानदार बिस्किट, मिठाइयाँ अथवा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि क्रेता जो ग्राहक होते हैं इन चीज़ों को आसानी से ताकि देख सके। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पारदर्शी चीज़ें हैं जो दुकान में रखी हुई हैं ये। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे आप होकर आप वस्तुओं को देख नहीं सकते। इन पदार्थों को हम अपारदर्शी कहते हैं, जिनमें से हम नहीं देख सकते। जैसे गत्ता हो गया, गत्ता क्या है, उसमें से प्रकाश नहीं जा सकता, मतलब उसमें से हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें वो पारदर्शी नहीं है। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता, ये सभी क्या है, आपके अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो क्या आप
इसमें चलो आगे बढ़ते हैं हम। क्रियाकलाप 6 में करते हैं। तो कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ की शीट के बीच में 2 और 2 से 3 क्या करना है इसमें, ठीक है, 2 से 3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज़ के उस भाग से जहाँ तेल फैला है प्रदीप्त जलते हुए बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखेंगे, क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देगा? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम पारभासी कहते हैं। ठीक है, तो कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरण पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी के रूप में बांट सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, पहेली किस अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है? टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर प्रेक्षण कीजिए। ठीक है, अब वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभासी है। ठीक है, हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी भी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम यह अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज दालों को भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण यह है कि पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्ड दे रखे हैं तो उनको भी हम कर लेते हैं। जैसे कि प्रमुख शब्द दे रहे कठोर, अविले, ठीक है, ये चमकीला, पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, रुक्ष, ठीक है, विलेय, पारदर्शी और पारभासी और पारदर्शी। ठीक है, तो आपका ये सारांश दे रखा है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार की पदार्थों से बनी होती हैं। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे भिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने। इस प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। ठीक है, तो कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अविलेय होते हैं। तो इस तरीके से कुछ दे रखे हैं पॉइंट्स आपको। जैसे कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी, कुछ अन्य जैसे लकड़ी, धातुएं अपारदर्शी और कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानता और विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।